तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ 2023 में रिलीज हुई शाहरुख खान की मूवी जवान। तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदिवासी गांव को देखते हैं जहां एक बच्ची को नदी में बहते हुए एक आदमी की बॉडी तैरते हुए दिखाई देती है। गांव के लोग उसका इलाज करते हैं लेकिन वो आदमी बेहोश था और उसकी पूरी बॉडी को पट्टी से लपेट दिया जाता है। फिर एक रात उनके गाँव में एक पूजा हो रही थी, तभी अचानक वहाँ पर कुछ हमलावर गाँव के लोगों पर हमला करने लगते हैं। एक एक कर हमलावर गाँव के सभी लोगों को मारने लगते हैं। वहाँ का पुजारी अपने भगवान से मदद मांग रहा था। तभी हम देखते हैं कि जिस बॉडी को वो नदी से उठाकर लाए थे वो आदमी होश में आ जाता है और वो एक भाला उठाकर सभी हमलावरों को मारने लगता है। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर विक्रम राठौर है, जो अपनी याददाश्त पूरी तरह से भूल चुका है। वो अपना नाम तक नहीं जानता और आखिर में वो पूरे गाँव को उन हमलावरों से बचा लेता है। इसके बाद हम 30 साल बाद के सीन को देखते हैं जहाँ हम रेलवे स्टेशन में कुछ लड़कियों को देखते हैं। उन लड़कियों का नाम है कल्कि, जानवी, हेलेना। हेलेना एक टेक सेवी है और उन सभी लड़कियों का एक प्लान है जो कुछ देर में आपको पता चल ही जाएगा। हेलेना अपने लैपटॉप से बाहर ट्रैफिक सिग्नल को कंट्रोल करने लगती है। वहां पर एक गाड़ी में हम आलिया नाम की लड़की को देखते हैं जो अपना एग्जाम देने जा रही थी, मगर ट्रैफिक में लेट होने के कारण आलिया ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ती है। ट्रेन की टिकट खरीदने के लिए उसके पास छुट्टे भी नहीं थे। फिर वहाँ लक्ष्मी आती है और लक्ष्मी आलिया की मदद करती है और दोनों टिकट खरीद कर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। वहाँ हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम ईराम है। फिर हेलेना अपने चीफ से कहती है कि हम रेडी हैं और देखते हैं कि बाहर एक आदमी है जो अपने चेहरे पर पट्टी लपेटे हुए बैठा हुआ था। जैसे ही ट्रेन रुकती है वो आदमी उस ट्रेन में चढ़ जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद हेलेना ट्रेन का ट्रैक चेंज कर देती है, जिस कारण ट्रेन अंडरग्राउंड में कहीं फंस जाता है। वहाँ ये सभी लड़कियां अपना असली रूप में आती हैं और पूरे ट्रेन को हाईजैक कर लेती हैं। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला भी रहता है जो जानवी को पकड़ लेता है और बाकी को बंदूक नीचे रखने के लिए कहता है। फिर वही आदमी जिसके चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी वो पुलिस ऑफिसर के सामने आता है और अपने चेहरे से पट्टी निकालकर उसके चेहरे में बांध देता है और साथ में उसके हाथों को भी बांध देता है। यहाँ हम उस आदमी का असली चेहरा देखते हैं, मगर इसका नाम क्या है ये आपको बाद में पता चलेगा। ये आदमी उस पुलिस ऑफिसर से उसकी माँ के बारे में पूछता है कि उसकी माँ की उम्र कितनी है। पुलिस ऑफिसर कहता है मेरी माँ 55 साल की है। ये आदमी ट्रेन में बैठे जितने भी 55 साल की औरत है सबको खड़े होने के लिए कहता है और अचानक हम देखते हैं कि उनमें से एक औरत को वो आदमी गोली मार देता है। फिर वो आदमी ट्रेन ट्रैफिक कंट्रोल रूम से बात करता है और कहता है कि एक ऐसे आदमी से बात करवाने के लिए जो सिस्टम की तरफ से मेरे से बात करे। इसके बाद हम इंस्पेक्टर नर्मदा को देखते हैं जिसे यही हाईजैक को हैंडल करने का केस दिया जाता है। नर्मदा उस आदमी से फोन पर बात करती है और वो आदमी नर्मदा के बारे में सब कुछ जानता है। नर्मदा भी उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछने लगती है, मगर वो आदमी कहता है कि मैं एक आम आदमी हूँ और वो ये भी कहता है कि इस देश में कुछ भी नहीं बदलता। ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम बार बार वोट देते हैं मगर कुछ भी नहीं बदलता। वो नर्मदा को धमकी देता है और कहता है कि अगर 5 मिनट के अंदर एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मेरी बात नहीं हुई तो हर एक मिनट में मैं एक पैसेंजर को मार डालूंगा। और उसके बाद एक गाना बजना शुरू हो जाता है। इधर हम एग्रीकल्चर मिनिस्टर को देखते हैं जिसे इस हाईजैक की जानकारी मिल जाती है और गाना खत्म होने तक वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है और उस आदमी से फोन पर बात करता है। वो आदमी मिनिस्टर को एक कड़वा सच सुनाता है और कहता है कि पिछले 5 सालों में 10,000 से भी ज्यादा किसानों ने अपनी जान ले ली और वो भी सिर्फ बैंक का कर्ज न उतारने के वजह से। वो आदमी ये भी कहता है कि अगर आप इस ट्रेन में बैठे सभी पैसेंजर की जान बचाना चाहते हो तो 40,000 करोड़ ट्रांसफर करने के लिए। वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर इतने रुपए सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि इतने रुपए हमें कौन देगा। वो आदमी उसे बिजनेसमैन से कांटेक्ट करने के लिए कहता है जो इतने रुपए दे सकता है। इसके बाद वो आदमी आलिया को एक फोन करने के लिए कहता है। अब हम देखते हैं काली नाम के एक आदमी को जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वेपन डीलर है। कली मुकुंद के घर आया था क्योंकि मुकुंद अब इस दुनिया में नहीं है। तभी हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ कली मुकुंद से मिलने आया था और मुकुंद एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। कली अपने एक फैक्ट्री खोलने के लिए उसकी परमिशन लेने के लिए आया था, मगर मुकुंद उसकी फैक्ट्री खोलने से मना कर देता है और कहता है कि उसकी जहरीली गैस के चलते यहाँ रह रहे लोग ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे। कली एक काला टैबलेट खाता है और कहता है कि जब मुझे ज्यादा गुस्सा आता है तो डॉक्टर ने मुझे ये टैबलेट खाने के लिए कहा है और वो मुकुंद को एक लाल टैबलेट खाने के लिए कहता है और कहता है कि अगर तुमने ये टैबलेट नहीं खाया तो यही टैबलेट मैं तुम्हारे बच्चों को खिला दूंगा। डर के मारे मुकुंद उस लाल टैबलेट को खा जाता है। खाने के तुरंत बाद मुकुंद की जान चली जाती है। फिर वापस हम प्रेजेंट सीन को देखते हैं जिसमें कली उसे पता चलता है कि उसकी बेटी जिस ट्रेन में है वो ट्रेन हाईजैक हो चुकी है। कली के आदमी एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास जाते
हैं और कली उस मिनिस्टर को पैसे देने के लिए मान जाता है। मगर नर्मदा कहती है कि इतने सारे पैसे अगर हम उस आदमी को दे देते हैं तो वो इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। मगर मिनिस्टर कहता है कि ये पूरा शहर कली के वजह से ही चल रहा है और उसकी बेटी को अगर कुछ हो गया तो हम नहीं बचेंगे। वो आदमी नर्मदा को एक बैंक अकाउंट नंबर मेल करता है और कहता है कि अगर 15 मिनट के अंदर वो पैसे ट्रांसफर नहीं हुए तो शहर में हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट होने लगेगा। इसके बाद आलिया उस आदमी को देखकर कहती है तुम सभी लोगों को मार क्यों रहे हो, लेकिन वो आदमी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि सिस्टम ने तुम्हारे पिता के 40,000 करोड़ माफ कर दिए मगर एक किसान के 40,000 रुपए का कर्ज उन्होंने माफ नहीं किया। वो आदमी आलिया से कल्कि के पिता के साथ क्या हुआ था सारी घटनाएं वो बताने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कल्कि एक छोटे से गांव में रहती थी अपने पूरे परिवार के साथ और उसके पिता खेती करते थे। तभी उसके घर में बैंक के कुछ कर्मचारी आते हैं क्योंकि कल्कि के पिता बैंक से 40,000 रुपए लोन में लिए थे लेकिन उन्होंने अभी तक पैसे लौटाए नहीं। कल्कि के पिता बैंक के कर्मचारियों से कहते हैं कि मैं 10 दिनों के अंदर पूरा पैसा लौटा दूंगा और कल जाकर मैं आपके मैनेजर से बात करूंगा। ये सुनकर बैंक के कर्मचारी और गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुझे चपरासी दिखता हूँ क्या। अपना जूता निकालकर उसे वहीं मारने लगता है और उसकी धोती तक खोल देता है। ये देखकर कल्कि और उसकी माँ बहुत रोने लगती है। बैंक का कर्मचारी कल्कि के पिता को पूरे गांव के सामने नंगा कर देता है। कल्कि के पिता कल्कि को समझाते हैं कि मैं बैंक के पैसे 2-3 दिन में लौटा दूंगा और उसे अपने कॉलेज एग्जाम देने के लिए भेज देता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि कल्कि के पिता खुद को एक पेड़ में लटकाकर अपनी जान ले लेते हैं। कल्कि परीक्षा देकर वापस घर आती है तो अपने पिता को लटकते हुए देखती है। ये देखकर वो बहुत रोने लगती है। वो आदमी आलिया को समझाता है कि सिर्फ 40,000 के चलते उसके पिता ने अपनी जान ले ली और 40,000 करोड़ के लिए सरकार ने तुम्हारे पिता को छोड़ दिया। वो ये भी कहता है कि ये 40,000 करोड़ हम उन सभी नागरिकों को वापस लौटा देंगे जो इन रुपए के हकदार हैं। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी जिस औरत को गोली मार दिया था वो औरत मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी। ये देखकर ट्रेन में सभी बैठे पैसेंजर खुश हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। तभी हेलेना बताती है कि पूरे 40,000 करोड़ हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। इसके बाद ट्रेन को अगले स्टेशन की ओर ले जाया जाता है और स्टेशन में पहुंचने के बाद वहां पर बहुत सारे पुलिस भी उनका वेट कर रही थी। जैसे ही प्लेटफॉर्म पे ट्रेन पहुंचती है देखते हैं कि सभी पैसेंजर के चेहरे पर उसी तरह की पट्टी लगी हुई थी और नर्मदा और सभी पुलिस लोग कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर उनमें से असली चोर कौन है। ट्रेन के अंदर से गोलियां चलने लगती है और नर्मदा भी धीरे धीरे करके ट्रेन के अंदर चली जाती है। मगर वो देखती है कि वहाँ एक स्टैचू रखा हुआ था और उसके हाथ में एक बंदूक है जो अपने आप चल रहा था। नर्मदा अपने टीम से उस 40,000 करोड़ रुपए वापस ट्रांसफर करने के लिए कहती है मगर उसका टीम उसे बताता है कि ये सारे रुपए तकरीबन 7 लाख लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर ऑलरेडी हो चुका है और वो पैसे वो अकाउंट से वापस ट्रांसफर नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं कि 7 लाख लोग जिनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं वो सभी के सभी किसान हैं और उनके अकाउंट्स में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा हो गया था। सभी किसान अपने अकाउंट में पैसा जमा होते देख बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। कली जिसे पता चलता है कि उसका 40,000 करोड़ को लूट लिया गया है। आलिया अपने पिता को उस आदमी का नाम बताती है और वो कहती है उसका नाम विक्रम राठौर है। मतलब कि जो आदमी ट्रेन को हाईजैक करवाने आया था उसका नाम विक्रम राठौर है। इधर हम विक्रम राठौर को देखते हैं जो अपने चेहरे में मास्क लगाया हुआ था और वो अपना मास्क खोलता है और अपनी टीम की लड़कियों से कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे हमें बहुत सारा काम करना बाकी है। तभी सभी लड़कियों को कैदियों के कपड़े पहनाकर एक जेल के अंदर उन्हें लाया जाता है जहाँ बहुत सारे औरतों और लड़कियां ही कैदी थी। इसके बाद जेल के अंदर हम वहाँ के जेलर को देखते हैं जिसका नाम आजाद है। मगर आजाद वही आदमी है जो अपने आप को विक्रम राठौर बता रहा था। मगर वो अपने आप को विक्रम राठौर क्यों बता रहा था ये भी आपको आगे पता चलेगा। आजाद कहता है कि मैं यहाँ 12 सालों से जेलर का काम कर रहा हूँ और यहाँ की सभी कैदियां अपाहिजों के लिए एस्थेटिक मटेरियल बनाती हैं और सरकारी स्कूलों के लिए यूनिफॉर्म बनाती हैं और जितने भी औरत यहाँ से निकले हैं वो कभी भी वापस जुर्म का रास्ता नहीं अपनाती। फिर आजाद अपनी मुंह बोली माँ कावेरी अम्मा के साथ एक लड़की देखने के लिए जाता है, लेकिन जिस लड़की को वो देखने जाते हैं उस लड़की की बेटी जिसका नाम सूजी है वहाँ होती है। सूजी आजाद से अपनी मम्मी की शादी के लिए बात करती है और वो कहती है कि मेरी माँ बहुत ही स्ट्रिक्ट है मगर मुझे प्यार करने वाला एक पापा भी चाहिए। फिर दोनों एक सेल्फी लेते हैं जिससे सूजी अपनी मम्मी को दिखाएगी, तब जाकर अगर सब कुछ ठीक रहता है तो दोनों की शादी हो जाएगी। इसके बाद हम नर्मदा को देखते हैं जो अपने टीममेट ईरानी से पूछती है कि उस चोर के बारे में कुछ भी पता चला। ईरानी कहता है कि उसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता चला और वो जो इंस्पेक्टर उनके चंगुल में था उसका भी कोई पता नहीं चला कि वो अभी कहाँ है। इसके बाद हम उस इंस्पेक्टर को देखते हैं जो एक फाइल में एक निशान को देखता है और वो उस पेपर को अपने पास रख लेता है। इसके बाद हम आजाद को देखते हैं
है जिसे सूजी का फोन आता है और कहती है कि मैंने आपको अपनी मम्मी के लिए चुन लिया है और शनिवार 2 बजे मेरा पेरेंट्स मीटिंग है। और अपनी मीटिंग के लिए सूजी आजाद को बुलाती है और जिस दिन मीटिंग हो रहा था उस दिन स्कूल में नर्मदा भी पहुंच जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि सूजी की माँ असली में नर्मदा है। सूजी अपनी माँ से कहती है कि यही वो लड़का है जिससे आपकी शादी होने वाली है। आजाद नर्मदा के साथ बातें करने लगता है और नर्मदा आजाद को बताती है कि वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, मगर एक दिन पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। मगर वो लड़का अपनी फैमिली के साथ मेरे लिए तभी बात करेगा जब मैं अबॉर्शन करवाऊंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया और सूजी को जन्म दिया। नर्मदा आजाद के साथ शादी करने के लिए मान जाती है क्योंकि सूजी को आजाद पसंद था। आजाद भी अपने बारे में नर्मदा को बताने की कोशिश करता है कि वो क्या काम करता है और किस तरह काम करता है। तभी वहाँ सूजी आ जाती है और आजाद को पापा कहकर पुकारने लगती है और दोनों से पूछती है कि क्या आप लोग शादी करना चाहते हैं, और दोनों एक दूसरे को देखकर हाँ कहते हैं। इसके बाद हमें स्वास्थ्य मंत्री को दिखाया जाता है जो एक समारोह में सभी लोगों से कह रहे थे कि जब से मैं मंत्री बना हूँ तब से मैं अस्पताल के लिए हर एक सुविधा मैंने उपलब्ध कराई है। महंगी मेडिकल इक्विपमेंट्स मंगवाई गई हैं, लेकिन इधर हम सरकारी अस्पताल को देखते हैं जिसमें ना कोई बिस्तर है ना ही कोई सुख सुविधा उपलब्ध है। और इस अस्पताल में ईरम काम करती थी जो एक डॉक्टर है। स्वास्थ्य मंत्री इधर कह रहे होते हैं कि हमने सरकारी हॉस्पिटल में इतनी सुख सुविधा उपलब्ध करा चुके हैं कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है ही नहीं। और वो मंत्री बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट से बात कर रहा था और सभी से कह रहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल के बजाय सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहूंगा, और अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता तो मेरे ऊपर गोली चलाने के लिए। तभी हम कल्कि को देखते हैं जो दूर से मंत्री जी के ऊपर निशाना लगाती है और गोली लगने के बाद तुरंत वहाँ 2 एम्बुलेंस आती हैं। एक में मंत्री जी को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, लेकिन एक एम्बुलेंस जब प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर जाता है तो वो देखते हैं कि इसमें मंत्री जी है ही नहीं, और जिस एम्बुलेंस में मंत्री जी थे उनके साथ उनका सेक्रेटरी भी था। और उस एम्बुलेंस में हम विक्रम राठौर को भी देखते हैं जो एम्बुलेंस चला रहा था, और वो एम्बुलेंस को लेकर सरकारी हॉस्पिटल में चला जाता है और वहाँ एक सरकारी डॉक्टर को लाया जाता है। सभी लड़कियां सेक्रेटरी से कहती है कि हमने मंत्री जी को किडनैप कर लिया है और पूरे हॉस्पिटल के बाहर हमने बम लगा दिया है। और एक लाइव वीडियो शूट किया जाता है जिसमें डॉक्टर बताते हैं कि हमें बहुत सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट सर्जरी के लिए चाहिए और कुछ एक्सपर्ट्स भी चाहिए जो ऑपरेशन कर सके। इसके बाद विक्रम राठौर यानी कि आजाद नर्मदा को फोन लगाता है और कहता है कि आपके हेल्थ मिनिस्टर हमारे कब्जे में हैं और अगर इसे छुड़ाना हो तो अस्पताल के डीन मिस्टर जॉर्ज को सच कहना होगा जो 3 साल पहले आज ही के दिन घटा था। काली जॉर्ज से कहता है कि जो सच है वो सबके सामने कबूल कर लेने के लिए, मगर जॉर्ज कहता है कि अगर वो सच कबूल कर लेता है तो उसकी नौकरी चल जाएगी, साथ में हेल्थ मिनिस्टर की भी नौकरी चली जाएगी। लेकिन काली समझाता है कि हेल्थ मिनिस्टर मेरा जीजा है, मैं उसे संभाल लूंगा। इधर डीन जॉर्ज सभी पब्लिक के सामने कबूल करता है कि 3 साल पहले इसी हॉस्पिटल में 60 बच्चों की जान चली गई थी क्योंकि सभी बच्चों को सांस की बीमारी थी और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल था ही नहीं। इसके बाद हम उस हॉस्पिटल को देखते हैं 3 साल पहले जहां ईरम उस हॉस्पिटल में डॉक्टर थी। ईरम जॉर्ज को फोन करके कहती है कि यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो चुका है और अगर जल्दी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लाया गया तो सारे बच्चों की जान चली जाएगी। लेकिन जॉर्ज कहता है कि हॉस्पिटल में जितने भी सामान है उन सभी के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की परमिशन चाहिए होती है और सभी अपना अपना कमीशन मांगते हैं। यहाँ तक कि हेल्थ मिनिस्टर भी अपना कमीशन मांगते हैं, इसलिए अगर तुम्हें कंप्लेंट करना हो तो कर सकती हो, मगर तुम जिसे कंप्लेन करोगी वो भी घूस खाकर बैठा होगा। फिर ईरम अपने जान पहचान के डॉक्टर को फोन करके कहती है कि यहाँ इमरजेंसी है और वहाँ सभी डॉक्टर एक ऐसा इक्विपमेंट लेकर आते हैं जिससे सांस की कमी को रोका जा सकता है, मगर उसे ज्यादा देर तक मदद नहीं मिल सकती। ईरम अपने साथ ही डॉक्टर को इन बच्चों का ध्यान रखने के लिए कहती है और खुद ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करने के लिए निकल जाती है, मगर बहुत कोशिश करने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम नहीं हो पाता। और जब ईरम वापस हॉस्पिटल आती है तो वो देखती है कि सारे के सारे बच्चे मर चुके हैं। डॉक्टर ईरम के ऊपर केस कर दिया जाता है और कहा जाता है कि वो नशे में थी और इसीलिए सभी बच्चे की जान चली गई और इसीलिए उसे जेल हो जाती है और उसका मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाता है। इधर लाइव वीडियो में जॉर्ज सभी से कहता है कि उस दिन ईरम की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती मेरी थी और हॉस्पिटल मैनेजमेंट की थी। विक्रम राठौर नर्मदा से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मैं आपको एक ईमेल भेजता हूँ और जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है उन सभी में सारे मेडिकल इक्विपमेंट पहुंच जाने चाहिए और ये काम 5 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य मंत्री जिंदा नहीं बचेंगे। अब ये सुनकर नर्मदा सारे सरकारी हॉस्पिटलों में मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचाने लगती है और ये न्यूज पूरे शहर में दिखाया जा रहा था और शहर के लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि सरकार जो चीज 5 साल
सालों में नहीं कर पाई वो इस आदमी ने 5 घंटे में करके दिखा दिया। इसके बाद विक्रम राठौर नर्मदा से एक और हेल्प मांगता है और कहता है कि हमें एक हेलीकॉप्टर चाहिए जिसकी मदद से हम यहाँ से भाग सके। नर्मदा एक हेलीकॉप्टर उनके पास भेजती है, लेकिन जैसे ही सारी लड़कियां भागने लगती हैं, नर्मदा एक टीम के साथ वहां पहुंच जाती है और उन सभी लड़कियों को घेर लेती है। अंदर विक्रम राठौर एक अलग मास्क पहना हुआ था और बाहर एक ब्लास्ट करता है और फिर सभी लड़कियां सभी पुलिस ऑफिसर्स को मारने लगती हैं और अपनी जान बचाकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाती हैं। विक्रम राठौर भी मास्क पहनकर आता है और उसके ऊपर नर्मदा हमला करती है, लेकिन नर्मदा के हाथों से विक्रम राठौर का मास्क निकल जाता है और विक्रम राठौर किसी तरह हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से भाग जाता है। नर्मदा के हाथों में उसका मास्क मिल गया था जिसमें उसके बाल लगे हुए थे। डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि ये बाल नकली हैं और नर्मदा के पास उसकी बनाई गई स्केच भी थी जिसके मुंह में पट्टी बंधी हुई थी और वो सबको बताती है कि 35 सालों के अंदर जितने भी वर्जन्स चेहरे के मिलेंगे सभी निकालने के लिए। लेकिन ईरानी कहती है कि कल आपकी शादी है, मगर नर्मदा कहती है कोई भी अगर जरूरी काम हो तो मुझे बताना। इधर हम काली को देखते हैं जो अपने भाई से कहता है कि इन सभी मंत्रियों को जितना भी पैसा मिला है उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो सभी अपने मर्जी से ही काम करेंगे, इसीलिए हमें पॉलिटिक्स ज्वाइन करना होगा। काली अपने भाई मनीष से कहता है जब तक मैं रशिया से वापस नहीं आ जाता तुम यहाँ काम को संभालो। इसके बाद हम आजाद को देखते हैं जिसकी शादी नर्मदा से हो रही थी। ईरानी जब उस मास्क मैन का चेहरा बना रहा था तो उसका चेहरा आजाद से मिल रहा था। ईरानी नर्मदा को कॉल करने की कोशिश करता है पर उसका फोन साइलेंट पे था। शादी हो जाने के बाद सुहागरात वाले दिन ईरम और बाकी लड़कियां मिलकर आजाद को फोन करके चिढ़ाने लग रहे थे, लेकिन आजाद उन लोगों से कहता है कि नर्मदा को हमारे काम के बारे में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। नर्मदा जब अपना फोन चेक करती है तो उसे व्हाट्सएप में आजाद की तरह मिलता हुआ एक स्केच दिखाई देता है और ये देखकर नर्मदा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और आजाद से पूछने लगती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आजाद कहता है कि मैं आपको सब कुछ सच बताने वाला था। तभी नर्मदा आजाद के कंधे में गोली मार देती है और गोली की आवाज सारी लड़कियां सुन लेती है। घर के बाहर मनीष और उसके आदमी आजाद और नर्मदा के ऊपर गोलियां बरसाने लगते हैं। मनीष अपने भाई के साथ हुए धोखे के लिए उन सभी से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर उसके 40,000 करोड़ रुपए उड़ा लिए। दोनों को मनीष चेयर से बांध देता है और दोनों को मारने लगता है। अचानक मनीष नर्मदा को गोली मार देता है। फिर जैसे ही मनीष आजाद को गोली मारने वाला था वहां पर एक और आदमी आता है और वो सभी को मारने लगता है और वो आदमी आजाद को अपने कंधे में उठा लेता है और मनीष जैसे ही आदमी से पूछता है कि तुम हो कौन, वो आदमी अपना नाम बताता है और कहता है मेरा नाम है विक्रम राठौर। ये सुनकर मनीष हक्का बक्का हो जाता है और उसे विक्रम राठौर गोली मारकर खत्म कर देता है। इधर रशिया में काली अपने एक फैक्ट्री खोलने के लिए इन्वेस्टर से मीटिंग करता है और उन्हें समझाता है कि भारत में आपको हर तरह की सुविधा मिल जाएगी और 2 महीना के बाद इलेक्शन है और हम अपनी सरकार बनाने वाले हैं। 50% भी वोट मिल जाता है तो हम जीत जाएंगे और इस प्रोजेक्ट में मैं 20% इन्वेस्ट कर रहा हूँ और बाकी 80% के लिए इन्वेस्टर से रिक्वेस्ट करता है। उनमें से एक इन्वेस्टर उसके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाता है और कहता है कि मैं पूरा 80% इन्वेस्ट कर दूंगा, मगर मेरे साथ अगर धोखा हुआ और मेरे पैसे लॉस में गए तो मेरे आदमी तुम्हारे टुकड़े कर डालेंगे। दोनों के बीच डील हो जाती है। तभी कली को फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसका भाई मनीष मर चुका है। वो अपने भाई की डेड बॉडी को देखने के लिए तुरंत इंडिया वापस आता है और कहता है कि ये मेरा भाई था और मैंने इसे बहुत समझाया कि बिजनेस में अपने इमोशंस को काबू में रखने के लिए, मगर ये मेरी बात सुनता ही नहीं था। मेरे भाई होने के नाते मैं इस पूरे शहर को जला डालूंगा और अपने आदमी से पूछता है कि वो आदमी कौन था जिसने मेरे भाई को मारा। नर्मदा को पता चलता है कि इन सब चोरी के पीछे आजाद का हाथ था और उनके पीछे सभी लड़कियों का नाम उसे पता चल जाता है और उन्हें पकड़ने का वो प्लान करते हैं। वहाँ नर्मदा से मिलने उसकी बेटी सूजी आती है। नर्मदा सूजी से कहती है कि तुम्हारे पिता को ढूंढने के लिए मैं जा रही हूँ। इसके बाद सारे ऑफिसर्स प्लान करते हैं कि आजाद को पकड़ना कैसे है और नर्मदा अपने आप को घायल करके खुद जेल के अंदर चली जाती है जहाँ आजाद जेलर है और उस जेल के अंदर वो सभी 6 लड़कियां भी होती हैं। नर्मदा सभी से कहती है कि तुम सभी जिसका नाम बार बार लेते रहती हो वो 1 नंबर का फ्रॉड है। लेकिन लक्ष्मी नर्मदा से कहती है कि आजाद को जानने से पहले तुम्हें विक्रम राठौर को समझना होगा और ऐश्वर्या को भी, ये दोनों कौन थे। इसके बाद हम जाते हैं 1986 में, जहां विक्रम राठौर और ऐश्वर्या को हम देखते हैं जो एक दंगल में कुश्ती लड़ रहे थे और उस दंगल में ऐश्वर्या विक्रम राठौर को हरा देती है। अब विक्रम राठौर अपनी टीम के साथ मिलिट्री कमांडर के साथ मीटिंग करते हैं। मिलिट्री कमांडर विक्रम राठौर और उसकी टीम को एक वीडियो दिखाते हैं और उसमें बताया जाता है कि बॉर्डर के पास कुछ आतंकवादी मिलकर 40 ट्रक
ट्रक ड्राइवर को बंदी बना चुके हैं और वो सभी के सभी भारतीय हैं। उन्हें बचाने के लिए हमने एक टीम भी भेजी थी मगर उन्हें भी उन टेररिस्ट ने बंदी बना लिया है। इसके लिए मिलिट्री कमांडर ने विक्रम राठौर की स्पेशल ऑपरेशन वाली टीम से गुजारिश की है कि उन सभी 40 ट्रक ड्राइवर और हमारे 6 सिपाहियों को जिंदा लेकर आने के लिए। इसके बाद विक्रम राठौर अपनी टीम के साथ उस टेररिस्ट वाले इलाके में पहुंच जाता है और वहां सभी आतंकवादियों को मारने लगते हैं। लेकिन अचानक देखते हैं कि सभी के गन काम करना बंद कर देते हैं। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि उनका गन आखिर चल क्यों नहीं रहा। तभी उनमें से एक सिपाही घायल हो जाता है और विक्रम राठौर अपनी टीम से कहता है कि उन लोगों की बंदूक इस्तेमाल करने के लिए फिर सभी टेररिस्ट के इस्तेमाल किए गए बंदूक को लेते हैं और टेररिस्ट पर हमला करने लगते हैं। लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि वो सभी सिपाहियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन उनमें से एक सिपाही अपने हाथों में ग्रेनेड लेकर आतंकवादियों की तरफ बढ़ता है और जोरदार ब्लास्ट होता है जिस कारण सभी आतंकवादी मर जाते हैं। विक्रम राठौर अपनी बची हुई टीम के साथ 40 ट्रक ड्राइवर और मिलिट्री के सिपाही को लेकर वापस इंडिया चला आता है। इस मिशन को पूरा करने के लिए विक्रम राठौर और उसकी टीम को मेडल भी दिया जाता है। लेकिन इमोशनल होकर विक्रम राठौर सभी से कहता है कि जब हम आतंकवादियों के साथ लड़ रहे थे तो हमारी बंदूकें ने काम करना बंद कर दिया और ये चीजें हमारे बहादुर जवानों के साथ भी हुआ था। उनका भी बंदूक काम करना बंद कर दिया जिस कारण वो सभी लोग मारे गए। विक्रम राठौर उस गन डीलर के ऊपर इंक्वायरी करने का रिक्वेस्ट करता है और इस गन डीलर की कंपनी काली की है। जब काली उन जवानों के साथ मीटिंग कर रहा था, काली बताता है कि हमारे गन के साथ एक मैनुअल बुक आता है जो कि फॉरेन लैंग्वेज में लिखा रहता है जिसे कोई समझ ही नहीं पाता, मगर जो कोई भी समझता है वो पूरा नहीं समझ पाता। इसीलिए ये एक ह्यूमन एरर है ना कि गन एरर। हमारी कंपनी आप सभी जवानों को इस गन को कैसे चलाते हैं इसकी ट्रेनिंग देना चाहती है और इसके लिए कम से कम 30 दिनों का वक्त लगेगा। विक्रम राठौर काली को उसका गन का डेमो दिखाता है जिस तरह मैनुअल में लिखा हुआ था बिल्कुल उसी तरह, लेकिन तब भी बंदूक चलता ही नहीं। विक्रम राठौर अपने सीनियर ऑफिसर से कहता है कि उनका गन कभी भी काम नहीं करेगा। वो ये भी कहता है कि हम जवान हैं, हम अपनी जान अपने देश के लिए 1000 बार दे सकते हैं लेकिन धोखे से नहीं। इसके बाद काली का गन सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाता है और उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। विक्रम राठौर अपने घर पहुंचता है जहां हम ऐश्वर्या को भी देखते हैं। दोनों आपस में वक्त बिता रहे थे। तभी बाहर से गोलियां चलने की आवाज आती है और विक्रम राठौर बाहर जाकर चेक करता है और काली का एक आदमी आकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। अंदर में काली ने अपने पुलिस ऑफिसर को ऐश्वर्या के पास भेजा था और वो ऐश्वर्या को दिखाता है कि ये सारे पैसे तुम्हारे घर से मिले और तुम्हारा पति विक्रम राठौर देश का गद्दार है और वो उसे पेपर पर साइन करने के लिए भी कहता है और इसके बाद उसका पति आजाद हो जाएगा। लेकिन ऐश्वर्या उस पेपर पर साइन नहीं करती और उस पेन से उस पुलिस पर हमला कर देती है। इस वजह से ऐश्वर्या को जेल हो जाती है। फिर एक दिन ऐश्वर्या से मिलने के लिए एक आदमी आता है। उसे लग रहा था कि विक्रम राठौर होगा। वो खुशी के मारे बाहर आती है लेकिन वो देखती है कि उससे मिलने काली आया है। ऐश्वर्या विक्रम के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। तभी हमें दिखाया जाता है कि काली ने अपने हेलीकॉप्टर में वो विक्रम के साथ था और वो उसे मारकर अधमरा कर देता है। काली विक्रम से कहता है कि मेरी इज्जत तेरे वजह से गई है और उसे अपने बंदूक से गोली मार देता है और हेलीकॉप्टर के नीचे फेंक देता है। काली ऐश्वर्या को समझाता है कि तुम्हें फांसी होने वाली है और उसे रेस्ट इन पीस कहकर वहां से चला जाता है। फिर जिस दिन ऐश्वर्या को फांसी होने वाली थी, ऐश्वर्या चक्कर खा के गिर जाती है। पता चलता है कि ऐश्वर्या प्रेग्नेंट है और इंडियन लॉ के मुताबिक अगर कोई मुजरिम प्रेग्नेंट होती है तो उसका बच्चा जब तक 5 साल का नहीं हो जाता उस मुजरिम को फांसी नहीं दी जा सकती। इसके बाद ऐश्वर्या मुस्कुराती है और वही जेल में उसकी मुलाकात कावेरी से होती है। पूरे जेल मेंबर काफी खुश हो जाते हैं कि ऐश्वर्या का बच्चा होने वाला है और जेल में जश्न मनाया जाता है और ऐसे ही करते करते ऐश्वर्या एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम वो आजाद रखती है। फिर जिस दिन आजाद 5 साल का हो जाता है उस दिन ऐश्वर्या अपने बेटे से कहती है कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन बड़े होकर तुम अपने पिता की तरह बनना। ऐश्वर्या आजाद को कावेरी के हवाले कर देती है और उसी रात ऐश्वर्या को फांसी हो जाती है। ये देखकर आजाद बहुत ज्यादा रोने लगता है। अब प्रेजेंट में हम नर्मदा को देखते हैं जिसे सभी लड़कियां ये कहानी सुना रही थी। आखिर में नर्मदा आजाद से मिलना चाहती है और उसके बाद हम आजाद को देखते हैं जो घायल था। वहाँ हम उसी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो उस ट्रेन में आजाद ने जिसे बंदी बना लिया था। वो पुलिस ऑफिसर विक्रम राठौर के सारे सिपाहियों को ढूंढ निकालता है जो अब तक जिंदा है और उन्हें बताता है कि विक्रम राठौर अभी जिंदा है। और मूवी के शुरुआत में जो इंसान की बॉडी नदी में बहते हुए मिली थी वो विक्रम राठौर था और जो बच्चा उसे गाँव में विक्रम राठौर से मिला वो बच्चा यही पुलिस ऑफिसर है। लेकिन अभी विक्रम राठौर की याददाश्त जा चुकी है और उसे कुछ भी याद नहीं कि उसके साथ हुआ क्या था। आजाद अपने पिता को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और रोने लगता है। विक्रम उसे कहता है कि सभी कहते हैं तुम मेरे बेटे हो मगर एक बाप को क्या करना चाहिए ये फीलिंग्स मेरे अंदर नहीं है।
मगर तुम जो भी काम कर रहे हो इसमें हम सब तुम्हारा साथ देंगे। इसके बाद कली को देखते हैं जिसे वेपन पहुंचाने का काम मिलता है और नर्मदा और बाकी 6 लड़कियों को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया जाता है और इन्वेस्टिगेशन के लिए ईरानी वहां पर रहता है और वहां पता चलता है कि ईरानी इतने दिनों तक काली के लिए काम करता था और सभी को पता चल गया है कि आजाद विक्रम राठौर का बेटा है। ईरानी काली को फोन करता है और कली नर्मदा को एक ब्रेवरी अवार्ड देना चाहता है और ब्रेवरी अवार्ड उसी को मिलता है जो शहीद हो गया है। इसीलिए काली ईरानी से कहता है नर्मदा और बाकी 6 लड़कियों को मार डालने के लिए, मगर उसके पहले आजाद और विक्रम राठौर कहाँ पर है ये पता लगाने के लिए और नर्मदा की बेटी सूजी को भी मार देने के लिए वो कहता है। ये सुनकर नर्मदा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। ईरानी सूजी को लेकर एक गाड़ी में बैठा देता है और काली के अड्डे में ले जाने के लिए कहता है। आजाद और विक्रम दोनों नर्मदा और सूजी को बचाने के लिए निकलते हैं। आजाद जेल पहुंच जाता है और विक्रम सूजी को बचाने के लिए जाता है और सभी गुंडों को मारने लगता है और आखिर में सूजी को बचा लेता है। इधर जेल के अंदर आजाद सभी गुंडों को मारता है और ईरानी के पास पहुंच जाता है। ईरानी अपने बाकी गार्ड्स को बुलाता है, तभी आजाद सभी कैदियों का दरवाजा स्विच ऑन कर देता है जिस कारण सारे कैदी बाहर निकल आते हैं और ईरानी को मार डालते हैं। पर हम देखते हैं कि लक्ष्मी को गोली लग चुकी थी और वो बहुत घायल हो गई थी, पर लक्ष्मी को बचाने की कोशिश भी की जाती है मगर आखिर में लक्ष्मी अपनी जान गंवा देती है। बाकी सारी लड़कियां शपथ लेती है कि हम आगे का काम लक्ष्मी के बिना ही करेंगे, मगर अब नर्मदा भी उनके गैंग में शामिल हो जाती है और उनकी मदद करती है। काली इलेक्शन के लिए ट्रकों में पैसे भरकर अपने सारे कैंडिडेट को देने का प्लान करता है। अगर ऐसा हो गया तो आने वाले इलेक्शन में काली अपना सरकार बनाएगा। आजाद और उसकी टीम उसी ट्रक को लूटने का प्लान करते हैं। अगले दिन आजाद अपनी लड़कियों के साथ प्लान के मुताबिक ट्रक का इंतजार कर रहा था और उन्हें ट्रक दिख भी जाता है। सभी ट्रक के ऊपर छलांग मारते हैं लेकिन काली के गुंडे सभी लड़कियों के ऊपर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन किसी तरह सभी लड़कियां गुंडों को मारने लगती हैं। पर हम देखते हैं कि हेलेना जो ट्रक चला रही थी उसके ऊपर एक गुंडा हमला कर देता है, तभी उसे बचाने के लिए विक्रम राठौर आता है और अपने चाबुक से उस गुंडे को मार डालता है। विक्रम सभी गुंडों को मारने लगता है और आखिर में सभी ट्रक को कब्जा कर लेता है जिसमें पैसे भरे हुए थे। विक्रम आजाद से ट्रक को ले जाने के लिए कहता है। इधर हम काली को देखते हैं जो अपने भाई मनीष का अंतिम संस्कार कर रहा था। इसके बाद विक्रम और उसके साथी मिलकर बाकी गुंडों का सामना करते हैं। तभी काली को एक फोन आता है और बताया जाता है कि उसके आदमियों ने विक्रम को पकड़ लिया है। इसके बाद विक्रम और उसके साथियों को बंदी बना लिया जाता है और वहां उनसे मिलने के लिए काली आता है। तभी वो टीवी में देखता है कि उसका ही हमशक्ल लाइव टीवी पर आ रहा है और वो इंटरव्यू दे रहा था जिसमें वो अपना नाम विक्रम राठौर बता रहा था और वो कहता है कि ट्रक हमारे कस्टडी में है और अगले दिन जब मैं लाइव आऊंगा तो किसी एक ऐसे आदमी से मुझसे बात करवाइएगा जो सिस्टम के लिए काम करता हो। काली विक्रम से पूछता है कि ये तुम्हारा हमशक्ल ये कैसे हो सकता है, तुम तो मेरे सामने हो और तेरा ये हमशक्ल लाइव टीवी पर आ रहा है। तभी विक्रम का एक साथी काली को बताता है कि तूने जो टीवी पर देखा है वो सिम्बा है और ये मुफासा है। दूसरा साथी कहता है इसका नाम विक्रम राठौर है जिसने तूने मार दिया था, मगर उस दिन वो मरा नहीं था। काली सब कुछ समझ जाता है और विक्रम की याददाश्त वापस लाने में मदद करता है और कहता है कि मुझे पहचाना है कि मैं कौन हूँ। विक्रम कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था। इसके बाद हम इंस्पेक्टर माधवन को देखते हैं जो आजाद को मारने का ऑर्डर देता है। माधवन के सारे सिपाही को जेल के अंदर भेज दिया जाता है और अंदर पहुंचने के बाद वहां उन लोगों को आजाद मिल जाता है। सारे सिपाही आजाद के ऊपर बंदूक तान के खड़े हो जाते हैं, मगर हम देखते हैं कि जेल में जितने भी कैदी थे सभी के हाथों में हथियार थे और सभी मिलकर सिपाहियों के ऊपर गोलियां बरसाने लगते हैं। आजाद माधवन को फोन करके कहता है कि उसे एक लेटर दिया जा रहा है जिसमें एक भारतीय नागरिक का साइन चाहिए और ऐसा वैसा नागरिक नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री का साइन चाहिए। माधवन कहता है कि उस पेपर में ऐसा क्या है जो मुख्यमंत्री साइन कर देंगे। आजाद बताता है कि हमारे पास उनका एक कीमती चीज है जिसे पाने के लिए ये साइन करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि नर्मदा बाकी लड़कियों को लेकर एक सरकारी ट्रक लूट लेती है जिसमें वोटिंग मशीन रखी हुई थी और उन ट्रकों में पूरे शहर की वोटिंग मशीन थी। अब ये मशीन आजाद के कब्जे में है। पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि 9 लाख वोटिंग मशीन चोरी हो चुके हैं। इसके बाद हम राज्य के मुख्यमंत्री को देखते हैं और वो बताते हैं कि हमारे शहर के 53 फैक्ट्रीज को बंद करवाने का नोटिस भेजा गया है और अगर ये बंद होता है तो वो सारे वोटिंग मशीन वापस कर देगा। तभी एक आदमी खड़ा होकर कहता है कि एक चोर ने हमारी नींद खोल दी क्योंकि इन 53 फैक्ट्रीज के वजह से उन इलाकों में जहरीली गैस फैलना शुरू हो गया था और आम इंसान बहुत ही कष्ट झेल रहे हैं, इसीलिए इन सब फैक्ट्रीज को बंद करना चाहिए। इसके बाद मुख्यमंत्री उस पेपर पर साइन कर देते हैं और सभी फैक्ट्रीज को बंद करवा दिया जाता है और वो सारे फैक्ट्रीज काली का था। इधर काली को
उसके इन्वेस्टर का फोन आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे 53 फैक्ट्रीज में ताला लग चुका है और मुझे मेरा सारा पैसा प्रॉफिट के साथ चाहिए। इसके बाद काली विक्रम और उसके साथियों को टॉर्चर करने लगता है और उसके बेटे आजाद का पता पूछने की कोशिश करता है। अब हम आजाद को देखते हैं जो माधवन से एक और डिमांड करता है कि वो टीवी पर लाइव आता है और वो सभी देशवासियों से अनुरोध करता है कि अपनी उंगली का सही इस्तेमाल करने के लिए 5 साल के लिए अपनी सरकार चुनना हो तो जो आपसे वोट मांगने के लिए आए उससे ये सवाल करिए कि अगले 5 सालों तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, मेरे देश के लिए क्या करोगे। तब जाकर ये देश अपने आप सुधरेगा और इसके बाद से कोई विक्रम राठौर या आजाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी किसान नहीं मरेगा, कोई भी अस्पताल में किसी की जान नहीं जाएगी और अगर आप अपनी इस उंगली का सही इस्तेमाल करते हैं तो ये सब मुमकिन है। ये सुनकर देश के हर नौजवान और नागरिक बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद आजाद सभी वोटिंग मशीन को बाहर भेजने का इंतजाम करता है और माधवन को वोटिंग मशीन सौंप देता है। तभी हम देखते हैं कि विक्रम राठौर का एक सिपाही जेल में पहुंच जाता है और वहां काली भी अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है और साथ में विक्रम राठौर को भी अपने साथ लाता है। साथ में सारी लड़कियों को अपने कब्जे में वो कर लेता है और आजाद को मारने लगता है और पूछता है कि मेरा भाई मनीष को तूने क्यों मारा। फिर काली विक्रम को मारने लगता है और आजाद से कहता है कि तेरे पिता को पहले भी मैंने मारा था मगर गलती से वो बच गया, मगर आज मैं तेरे सामने उसे फिर से मारूंगा। विक्रम राठौर को घुटने पर वो बैठा देता है और उसके माथे पर बंदूक रखता है और जैसे ही काली का बंदूक नहीं चलता तभी विक्रम को उसके सारे पुराने मेमोरीज वापस आने लगते हैं और काली को यह एहसास हो जाता है कि सही टाइम पर अगर बंदूक ना चले तो कैसा लगता है। फिर काली एक लोहे का चैन लेता है और आजाद के ऊपर उसी से हमला करता है। विक्रम उस चैन को पकड़ लेता है और काली से कहता है मुझे सब याद आ गया और मुझे पता है तूने मुझे कहाँ कहाँ मारा, और उसे एक पंच मारता है। आजाद और विक्रम मिलकर दोनों काली और उसके आदमियों से लड़ते हैं, लेकिन वहां पर एक और लंबा चौड़ा आदमी आता है जो काली के लिए काम करता है और वो दोनों को बेधड़क मारने लगता है, मगर विक्रम एक गैस सिलेंडर लाकर उस लंबे चौड़े आदमी के ऊपर हमला करता है और उसे भी मार डालता है। इसके बाद फिर से काली को दोनों मिलकर मारते हैं और उसे पकड़ के फांसी में चढ़ाने के लिए चले जाते हैं। अब काली को सब कुछ याद आ जाता है जो उसने ऐश्वर्या के साथ किया था। काली जोर जोर से चीखने लगता है और आपस में डील करने की बात करता है और यही बात वो बार बार दोहरा रहा था, लेकिन आखिर में काली को फांसी दे दिया जाता है और वो मर जाता है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि ये जितने भी आजाद ने मिशन करवाए हैं इन सब के पीछे माधवन ने उसकी मदद की थी और साथ ही माधवन आजाद को एक दूसरा मिशन के बारे में बताता है और इससे पता चलता है कि इस मूवी का सेकंड पार्ट भी शायद आने वाला है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।